नमस्कार सभी विद्वान साथियों को। विश्व भूगोल की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो शिक्षक भर्ती के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीनों लेवल की शिक्षक भर्ती में आप यहां से एक प्रश्न जरूर देख सकते हैं। टॉपिक का नाम पवन रहेगा। इससे पहले की क्लास लेना जरूरी है, तभी आपके ये क्लास समझ में आएगी, क्योंकि पवन का सीधा सीधा संबंध जो है ना वायु दाब से है। तो पिछली क्लास में हमने वायु दाब की बात की, वायु दाब की पेटी जो है उनकी बात की। अब वायु दाब में अंतर आया तापमान के कारण, और वायु दाब में अंतर के कारण हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनें चलती हैं, हवा चलती है, जिसे क्षैतिज रूप से गतिशील इस हवा को ही पवन कहते हैं। अब हमारी पृथ्वी अगर स्थिर होती, अपनी जगह पे एक जगह खड़ी हुई होती, तो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन जो है समदाब रेखाओं के समकोण पे चलती है। लेकिन यह प्रॉब्लम है कि पृथ्वी जो है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, और घूमने की भी अगर हम बात करें तो ये जो इसके घूमने की गति है ये विषुवत रेखा पर अधिकतम है, और ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है, और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। इस कारण अगर कोई पवन विषुवत रेखा की ओर आ रही है तो यहां चूंकि स्पीड ज्यादा है, तो कोई भी पवन जो विषुवत रेखा की ओर आएगी वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी, तब तक वो स्थान आगे बढ़ चुका होगा, अर्थात पवन पीछे रह जाएगी। और यदि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है तो पृथ्वी की गति कम है, तो कोई भी पवन जो ध्रुवों की ओर जाती है वो अपने गंतव्य स्थान से आगे निकल जाएगी। अर्थात इस घूर्णन गति के कारण पवन की दिशा में मोड़ उत्पन्न हो जाता है, उसे विक्षेप कहा जाता है। पवन की दिशा सीधी ना होकर उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, और इस विक्षेप को सबसे पहले स्पष्ट करने वाले विद्वान का नाम जो था वो था कोरियालिस। तो हमने इस बल का नाम भी रख दिया कोरियालिस बल। कोरियालिस बल के कारण हवा सीधी अपने गंतव्य स्थान पर ना जाकर इसमें कुछ मोड़ या विक्षेप आ जाता है। अब अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोड़ किस दिशा में आएगा। अगर विषुवत रेखा की ओर आ रही है तो पवन पीछे छूट जाएगी, और यदि ध्रुवों की ओर जा रही है तो पवन आगे निकल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले बल को हमने कोरियालिस बल कहा। कोरियालिस बल का प्रभाव चूंकि गति विषुवत रेखा पे ज्यादा है, तो कोरियालिस बल का सबसे ज्यादा प्रभाव जो होगा वो आपके विषुवत रेखा पर तो शून्य होगा, और ध्रुवों की ओर जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा, और कोरियालिस बल का प्रभाव ध्रुवों पर अधिकतम हो जाएगा। डायरेक्ट कई बार प्रश्न आएगा कि विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल का प्रभाव शून्य होता है और ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है। एक और आपने पढ़ा होगा कभी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, और ध्रुवों पर जो होता है ये अधिकतम होता है। तो अभी तक आपने ये पढ़ा कि वायु दाब में विषमता के कारण हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा चलती है, जिसे पवन कहते हैं। पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपने मूल स्थान से विक्षेपित हो जाती है, और जिस बल के कारण होती है उस बल को हमने कोरियालिस बल कहा। कोरियालिस बल का मान विषुवत रेखा पे शून्य होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और इसी के प्रकार यदि साथ में हम वैसे ही याद करना चाहें तो गुरुत्वाकर्षण बल को भी याद कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है विषुवत रेखा पे कम होगा और ध्रुवों पे ज्यादा होगा। इस कारण जितने भी आपके उपग्रह छोड़े जाते हैं वो विषुवत रेखीय पेटी से छोड़े जाएंगे, क्योंकि विषुवत रेखीय पेटी पे गुरुत्वाकर्षण का मान कम होने के कारण प्रक्षेप यानी कि उपग्रह को ऊपर उठने में कम बल का या ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। आते हैं मेन टॉपिक की ओर। अब दिशा बदल गई। दिशा के बदलने का कारण क्या है? कोरियालिस बल है। कोरियालिस बल क्यों उत्पन्न हुआ? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब लेकिन दिशा बदलेगी किस दिशा में? भाई पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में तो किस दिशा में मुड़ जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में किस दिशा में मुड़ेगी? इस बात को सबसे पहले स्पष्ट किया था एक विद्वान ने। उस विद्वान का नाम था फेरल। तो भैया पवन की दिशा में जो विक्षेप आया उसको हमने स्पष्ट करने के लिए इस विद्वान के नाम पर उस नियम का नाम ही रख दिया फेरल का नियम। फेरल के नियम का संबंध किससे है? तो पवन की दिशा में आने वाले विक्षेप से है।
और फेरल महोदय क्या कहते हैं? फेरल महोदय कहते हैं कि यदि आप ये जो कोरियलिस बल है, इस कोरियलिस बल के प्रभाव के कारण यदि पवन जो है, मैं आपके यहां बात करूं तो ये विषुवत रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो फेरल महोदय ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध की पवनें जो है वो उत्तरी गोलार्ध की पवनें तो अपनी दाईं ओर मुड़ेंगी, दाहिनी ओर मुड़ेंगी, यानी कि राइट साइड में मुड़ेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध की पवनें इस कोरियलिस बल के प्रभाव के कारण अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं। ये हर बच्चे को याद होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। ये सबसे पहले स्पष्ट इस विद्वान ने किया था, तो इसके आधार पर ही हमने इस नियम को नाम दे दिया फेरल का नियम। किसी भी पवन की दिशा निकालने के लिए फेरल का नियम याद होना जरूरी है। उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड है, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड है। अगर यही उल्टा हो गया तो फिर पवन की दिशा भी गलत बन जाएगी। मेरे हिसाब से यहां तक आपके क्लियर है कि फेरल का नियम क्या कह रहा है आपसे, कि सभी पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ती हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और नियम है बाइज बेल्ट का नियम। बाइज बेल्ट क्या कहता है कि यदि हम चलती हुई पवन की ओर पीठ करके खड़े हो जाएं, जैसे सपोज करो कि इधर से पवन आ रही है, पीछे की साइड से पवन आ रही है और इधर की साइड पवन जा रही है, तो मैं अपना मुंह करके ऐसे खड़ा हो जाता हूं। तो जिधर से पवन आ रही है उधर पीठ कर लो, या पवन की दिशा में अपना मुंह करके आप खड़ा हो जाओगे, तो उत्तरी गोलार्ध में हमारे बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में आपके लेफ्ट साइड में वायु दाब कम होगा और दक्षिणी गोलार्ध में आपके राइट साइड में वायु दाब कम होगा। ये इसी से जुड़ा हुआ नियम आप इसे कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि फेरल क्या कहता है, कि फेरल कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में कोई पवन अगर चल रही है तो उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवन अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में। तो जब पवन बाईं ओर मुड़ गई तो इधर दाब बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि आपके बाईं ओर जो है दाब कम हो जाएगा। ध्यान से सुनना इस बात को, मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, दोबारा से एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। पहले आप फेरल के नियम की बात करें, हम केवल अभी उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई पवन जो है आपके इस दिशा में चलना चाहती है तो सीधी ना चलकर इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, और विक्षेप के बारे में मैंने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में पवन जो है हमेशा अपने दाईं ओर मुड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में। तो ये पवन ऐसे ना जाकर इसमें इस तरीके से विक्षेप उत्पन्न होगा, तो इधर हवा जाने के कारण यहां तो दाब बढ़ेगा। तो बाइज बेल्ट यही तो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर आप खड़े हो और आपकी पीठ की साइड से हवा आ रही है, अगर मैं ऐसे मुंह करके खड़े हो जाऊं और ऊपर की साइड अगर हवा जा रही है तो इधर की ओर हवा मुड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, न्यून दाब जो होगा वो किधर की साइड होगा, बाईं ओर होगा। दोनों को ध्यान से सुनना। उत्तरी गोलार्ध में अगर आपकी पीठ की साइड से हवा आ रही है तो पवन मुड़ेगी किधर, पवन मुड़ेगी दाईं ओर। पहली चीज तो ये याद करें, पवन दाईं ओर मुड़ गई, ये तो कहा फेरल ने, और कहा कि अगर पीठ की साइड से हवा चल रही है तो न्यून वायु दाब किधर होगा, तो न्यून वायु दाब जो होगा आपके बाईं ओर होगा। ये बात आपके अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और आगे स्पष्ट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको समझना है कि जिधर हवा घूमेगी उधर तो दाब ज्यादा होगा और उसके विपरीत दिशा में दाब कम होगा। फेरल ने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में अगर पीठ की साइड से आपकी से हवा आ रही है तो वो दाईं ओर मुड़ जाएगी। तो बाइज बेल्ट कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में इधर तो हवा मुड़ी है तो न्यून दाब जो होगा वो बाईं ओर होगा। तो एक ने पवन की दिशा बताई, एक ने न्यून दाब का बात, दोनों नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये तीन शब्द आपको याद करने हैं, पहला कोरियलिस बल, दूसरा फेरल का नियम, तीसरा बाइज बेल्ट का नियम। ध्यान से सुनते चले जाना कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है और इस विक्षेपण को ही हमने कोरियलिस बल कहा है। कोरियलिस बल का मान विषुवत रेखा पे 0 होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कोरियलिस बल के कारण पवन की दिशा में जो विक्षेप आया उसकी दिशा को स्पष्ट किया फेरल ने। फेरल ने कहा कि उत्तरी गोलार्ध की पवन जो है वो दाहिनी ओर यानी कि राइट साइड में मुड़ेगी
और दक्षिणी गोलार्ध की पवन जो है वो लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर मुड़ेगी। बाइज बेल्ट कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर आपकी पीठ की साइड से हवा आ रही है तो न्यून वायु दाब जो होगा वो आपके लेफ्ट साइड में होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में न्यून दाब जो होगा वो आपके राइट साइड में होगा। कहने का मतलब आप इतना समझ लें कि दोनों गोलार्धों में पवन जिस दिशा में मुड़ेगी उसके विपरीत दिशा में दाब कम होगा। उत्तरी गोलार्ध की पवन दाहिनी ओर मुड़ी थी तो न्यून दाब बाईं ओर होगा, दक्षिणी गोलार्ध की पवन बाईं ओर मुड़ेगी तो न्यून दाब जो होगा वो दाईं ओर होगा। ये तीनों नियम अगर आपके समझ में नहीं आए तो फिर आगे की पवन की दिशा निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। तो अगर नियमों के बारे में कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो मेरे पास मैसेज भेजना, मैं और इनको प्रैक्टिकल करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पवन के बारे में एक और प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है, डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये कई बार आ चुकी है कि भू विक्षेपी पवन कौन सी होती है। तो इसका एक ही नियम है कि जब वायुदाब प्रवणता बल, वायुदाब प्रवणता क्या होती है कि वायुदाब का ढाल जो होता है, बैरोमेट्रिक ढाल जो होता है, वायुदाब के अंतर के साथ साथ हमेशा ये समदाब रेखाओं के समकोण पे होता है। तो वायुदाब प्रवणता बल और विक्षेपक बल में संतुलन उत्पन्न हो जाता है। जो पवन की दिशा में मोड़ लाता है वो बल कौन सा है? विक्षेपक बल। जब ये दोनों संतुलित हो जाते हैं तो पवन जो है ना, ये पवन समदाब रेखाओं के समानांतर चलना प्रारंभ कर देती है। कहने का मतलब ये है वायुदाब प्रवणता बल और विक्षेपक बल में संतुलन स्थापित होने पर हवा समदाब रेखाओं के समानांतर चलेगी, सीधी चलेगी, और समदाब रेखाओं के समानांतर चलने वाली पवन को ही भूविक्षेपी पवन कहती है। अब लेकिन धरातल पर समदाब रेखाओं के समानांतर पवन का चलना संभव नहीं है क्योंकि कोरियलिस बल का प्रभाव ज्यादा है। इस कारण ये पवनें हमेशा अपनी आदर्श स्थिति में ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं। तो कई बार ये प्रश्न भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पवन धरातल पे नहीं चलती है? क्या वो व्यापारिक पवन है, क्या वो पछुआ पवन है, क्या वो ध्रुवीय पवन है, क्या वो भूविक्षेपी पवन है? तो भूविक्षेपी पवन धरातल पर न चलकर धरातल से कुछ ऊंचाई पर समदाब रेखाओं के समानांतर चलती है। आपसे पूछे कि भूविक्षेपी पवन क्या है, तो समदाब रेखाओं के समानांतर चलने वाली पवन को भूविक्षेपी पवन कहते हैं, जो धरातल से कुछ ऊंचाई पर चलती है। क्लियर है यहां तक का मामला? अब पवन को उनके चलने के समय के आधार पर, उनके चलने की दिशा के आधार पर मुख्यतः हम 3 प्रकार में बांटेंगे। पहली पवन जो वर्ष भर एक निश्चित मार्ग से चलती है उस पवन को कहेंगे प्रचलित पवन, लंबे समय से चल रही है, हमेशा एक ही दिशा में चलती है तो स्थायी पवन। बहुत लंबे समय से चलती आ रही है तो हमने इसको सनातनी पवन भी कहा, और हमेशा स्थिर है इसीलिए हमने इसको ग्रही पवन भी कहते हैं। सब इसी के नाम हैं। प्रचलित पवन भी कहते हैं, स्थायी पवन भी कहते हैं, सनातनी पवन भी कहते हैं और ग्रही पवन भी कहते हैं। दूसरी पवन होती है उसे हम सामयिक पवन कहते हैं, सामयिक या मौसमी पवन कहते हैं। ऐसी पवनें जो समय के साथ अपनी दिशा में व्युत्क्रम लाती हैं, दिशा को बदल लेती है, उन पवनों को सामयिक पवन कहते हैं। जैसे कि तुम्हारी मानसूनी पवन शीतकाल में उत्तर पूर्व से, ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से। जैसे कि तुम्हारी पर्वत और घाटी समीर, जैसे कि तुम्हारी स्थल और समुद्री समीर, ये सब कैसी हैं? सामयिक पवन हैं। और लास्ट पवन जो होगी वो सभी जगह नहीं चलती, बल्कि किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशाओं के कारण उत्पन्न होती है और उसी क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो किसी क्षेत्र विशेष में चलने वाली पवन को ही हम स्थानीय पवन कहते हैं। तो पवन हमने 3 प्रकार की ली। एक जो पूरे साल निश्चित मार्ग पे चलती है, स्थायी पवन हो गई। जो समय के साथ बदलती है वो सामयिक हो गई, और जो किसी क्षेत्र विशेष की होती हैं वो स्थानीय पवन आपकी हो गई। यहां तक के सारे प्रश्न आपके क्लियर होने चाहिए। वायुदाब में अंतर के कारण
क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को ही पवन कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियालिस बल उत्पन्न होता है, जिसका मान विषुवत रेखा पे शून्य और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण पवन अपनी सीधी दिशा में नहीं चलती, बल्कि उनमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। और इस विक्षेप को फेरल ने स्पष्ट करते हुए बताया कि कोरियालिस बल के प्रभाव से पवन अपनी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। भूविक्षेपी पवन जो समदाब रेखाओं के समानांतर चलती हैं ऊपरी वायुमंडल में। और पवन फिर हमने 3 प्रकार की मानी, स्थायी, सामयिक और स्थानीय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी पवन की। पहली पवन आपके सामने आ गई, स्थायी पवन। स्थायी पवन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो स्थायी पवन जो है इसके 2-3 नाम याद करने हैं। इसी को प्रचलित पवन भी कहते हैं, स्थायी पवन को ही। इसी को हम सनातनी पवन भी कहते हैं और इसी को हम ग्रही पवन भी कहते हैं। तो स्थायी पवन के 3 नाम भी आपको याद करने हैं। सनातनी भी कहते हैं, ग्रही भी कहते हैं, और एक और आपके नाम कौन सा है, तो यह प्रचलित पवन भी कहलाती है। पूरे साल निश्चित मार्ग पे चलती है, वर्ष भर प्रभावित होती है। और ये पवन जो है आपके वायु दाब की पेटियों के मध्य चलती है। अब यदि किसी विद्वान को, किसी विद्यार्थी को वायु दाब की पेटियां याद हैं तो इन पवनों को चलाने में 2 सेकंड लगते हैं। स्थायी पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे। पहली व्यापारिक पवन, दूसरी पछुआ पवन और तीसरी ध्रुवीय पवन। अब इन तीनों पवनों को आपको अच्छे से याद करना है और इनकी दिशा भी याद करनी है कि क्या इनकी दिशा है, कैसे ये चलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर बेल्ट की, क्योंकि जब तक आपको प्रेशर बेल्ट से याद नहीं होंगी तब तक आप इनको हल किसी हालत में नहीं कर पाओगे। एक बार इस चित्र को देखें। इस चित्र में मैंने आपको प्रेशर बेल्ट बता रखी है। आप सब जानते हैं कि विषुवत रेखा के दोनों ओर अगर मैं आपको 5 डिग्री तक लेके जाता हूं तो विषुवतीय निम्न दाब की पेटी है, यानी कि हाँ लो प्रेशर पाया जाता है, एलपी होती है। विषुवत रेखा पर चूंकि पूरे साल ताप ज्यादा था, हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई तो निम्न दाब का निर्माण हुआ। ये ताप जनित निम्न वायु दाब की पेटी है। लेकिन दोनों गोलार्धों में अगर मैं आपको 30 से 35 डिग्री के आसपास ले जाता हूं तो हवा के अवतलन के कारण यहां उच्च दाब पाया जाता है, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। और इस हाई प्रेशर बेल्ट का एक नाम भी मैंने बताया था आपको कि इसे हमने अश्व अक्षांश भी कहते हैं। उसके बाद दोनों गोलार्धों में मैं आपको 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच ले जाता हूं तो फिर दोबारा से एक बार आपकी लो प्रेशर यानी कि एलपी आपकी पेटी मिलेगी, लो प्रेशर की बेल्ट मिलेगी। और फिर दोनों ध्रुवों पर आप चले जाओगे तो दोनों ध्रुवों पर निम्न ताप के कारण हमेशा एचपी यानी कि हाई प्रेशर की बेल्ट पाई जाती है। तो पृथ्वी पर मुख्यतः ये वायुदाब की पेटियां क्रम से आपको याद करनी है कि कौन कौन सी वायुदाब की पेटी है। विषुवत रेखा से ऊपर जाओ नीचे जाओ, वायुदाब की पेटी 1 बाई 1 चेंज होती है। सबसे पहले निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च दाब। इसी प्रकार नीचे आ जाओ तो ऐसे ही आपको ये नीचे भी मिलेंगी। अब मैंने आपको बता रखा है कि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। तो सबसे पहले आप इन पेटियों के बीच की बात करते हैं। ये जो आपकी पेटी है ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। आपकी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये पेटी बनी है। और ये जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच हम बना रहे हैं ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है। उत्तरी गोलार्ध में भी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी होगी। आप सब जानते हैं क्योंकि कल इस लेसन को आपने पढ़ा है। अब आपको 2 चीज याद रखनी है यहाँ पे कि ये जो पेटी हमने बनाई है तो उत्तरी गोलार्ध की मैं बात करूं तो ये उच्च दाब है और ये निम्न दाब है। अगर पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर हो जाए
तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सीधे पवन चलना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब है और ये विषुवतीय निम्न दाब है, तो यहां से पवन ऐसे सीधे चलेगी। लेकिन ये कब चलेगी? जब पृथ्वी अपनी जगह पे स्थिर होगी। लेकिन पृथ्वी तो घूम रही है और घूमने के कारण विक्षेप उत्पन्न हुआ, तो ये दोनों ही गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर आने वाली पवनें सीधी ना चलकर कुछ मुड़ जाएंगी। तो फिर पूछेगा कि इन पवनों की दिशा क्या होती है? तो दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी से विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर चलने वाली इन पवनों का कई बार आपसे नाम पूछेगा कि इन पवनों को किस नाम से जानते हैं। तो इन पवनों का नाम है बेटा व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन। अब व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में भी है और ये दक्षिणी गोलार्ध में भी है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर चली। व्यापार को इंग्लिश में आप ट्रेड कहते हैं और पवन को विंड कहते हैं। तो कभी कभी इंग्लिश नाम आ जाए तो इसको ट्रेड विंड कह देते हैं, या इसी को हम वाणिज्यिक पवन भी कह देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्यापारिक पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में तो क्या बनेगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या बनेगी। तो एक बार दोबारा से उस फेरल महोदय को बीच में लाओ। फेरल महोदय आपसे कह के गया है कि पवन जो है ना बेटा उत्तरी गोलार्ध में हमेशा अपने दाईं ओर मुड़ेगी। फेरल ने यही तो कहा। और दक्षिणी गोलार्ध में पवन हमेशा अपने बाईं ओर, यानी कि अगर दायां और बायां याद नहीं है तो लेफ्ट राइट याद कर लो, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में मुड़ती है। अब किसी भी पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जिधर से पवन चल रही है उस दिशा में अपना मुंह करके खड़ा हो जाओ। अब अपने आप को उस जगह पे सेटल कर लो कि जिस दिशा से पवन चल रही है उस दिशा में मेरा मुंह है, और फिर अपने हाथों की स्थिति के अनुसार पवन की दिशा निश्चित कर दो। जैसे कि मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं कि ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर पवन आ रही है, यानी कि पवन की दिशा ऐसे है। तो पवन की दिशा नीचे की ओर होने के कारण मैं अपना मुंह ऐसे रखूंगा आपके सामने। और गोलार्ध कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध है। और फेरल कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन को मुड़ना है दाहिनी ओर। तो अब इस स्थिति में मेरा ये वाला हाथ जो है ना ये राइट हैंड है, यानी कि ये मेरा दायां हाथ है। तो उत्तरी गोलार्ध में इस पवन को अपने दाहिनी ओर मुड़ना है, अपने दाहिनी ओर मुड़ना है। तो ये पवन ऐसे सीधी ना चलकर उत्तरी गोलार्ध में इस पवन की, क्योंकि दाई ओर मुड़ना है, तो ये पवन जो है ना आपके किस तरीके से चलेगी उत्तरी गोलार्ध में? तो ये पवन ऐसे चलेगी। उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन की दिशा इस तरीके से आपके बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इस तरीके से आपके उत्तरी गोलार्ध में इस पवन की दिशा होगी, इस तरीके से। अब आप सब जानते हैं कि अगर मैं आपसे दिशा की बात करूं तो आप सब बहुत अच्छे से विद्वान हैं कि हमारे पास ये चार दिशाएं हैं। ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है और ये आपकी पूर्व दिशा है। लेकिन इन चार का फिर मैं और चार दिशाएं बना सकता हूं। और चार दिशाएं जो बनेंगी वो कैसे होंगी? तो आप इस तरीके से इनकी चार दिशाएं और बना सकते हैं। ये उत्तर और पूर्व के बीच में है तो इसे मैं उत्तर पूर्व कहूंगा। ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो ये दक्षिण और पूर्व हो गया। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो ये दक्षिण पश्चिम हो गया। और ये उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो ये वाली दिशा जो हो गई ये वाली हो गई। अब उत्तरी गोलार्ध में एक बार फिर दोबारा से इस व्यापारिक पवन को देखना। व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में ऐसे आ रही है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा जो बनेगी ना बेटा, व्यापारिक पवन की दिशा ये वाली बनेगी उत्तरी गोलार्ध में। और जिस दिशा से पवन चलती है उसके नाम पर ही उस पवन को हम जानते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में पवन कौन सी है ये? तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है। अगर इस पवन के चलने की दिशा पूछ ली जाए आपसे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है।
तो पहला क्वेश्चन आपके बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा क्या है। तो बेटा उत्तर पूर्व से तो चलना शुरू करवाना है आपको। उत्तर पूर्व से चलकर आपके कहां आ रही है, दक्षिण पश्चिम की ओर आ रही है। अब आ जाओ दक्षिणी गोलार्ध में। पवन तो ये व्यापारिक है, ये भी यहां भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से विश्वतीय निम्न दाब की ओर पवन जारी है, लेकिन गोलार्ध दक्षिणी है। मैंने कहा कि जिस दिशा गोलार्ध उत्तरी हो या दक्षिणी हो, आपको उस दिशा में मुंह करके खड़ा होना जिस दिशा में पवन चल रही है। अब यहां पवन ये ऐसे चल रही है, तो अब मेरा मुंह जो होगा वो इस तरीके से होगा। दक्षिणी गोलार्ध में हम कहते हैं कि फेरल का नियम ये कहता है कि पवन अपने लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर मुड़ेगी। तो अब मेरा बायां हाथ ये वाला है, तो पवन को इधर की साइड मुड़ना है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये जो पवन चल रही है बेटा, इसकी दिशा के बारे में आपसे बात की जाए तो ये पवन ऐसे चलेगी, इस तरीके से ये पवन दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी। इसको ऐसे चलाना है आपको। अब मेरे हिसाब से दिशा आपके समझ में आई गई, तो आप समझ ही गए होंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में इस पवन की दिशा क्या होगी। अगर आपसे पूछा जाए तो कहां से आ रही है, दक्षिण पूर्व से। कहां जा रही है, उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है। अब यहां एक बात और सुनना, इस पवन को आपने क्या कहा, तो पवन का नाम आपने रखा, ये जो दोनों गोलार्धों में पवन आपने चलाई, पवन का नाम क्या है, तो व्यापारिक पवन है। व्यापारिक पवन है। दोनों गोलार्धों में उत्तर पूर्व से, इधर तो ये उत्तर पूर्व से आ रही है, यहां ये दक्षिण पूर्व से आ रही है, यानी कि पवन पूर्व दिशा से आ रही है। यहां भी पूर्व और यहां भी पूर्व, तो इस पवन को पूर्वा पवन भी कहते हैं, व्यापारिक पवन भी कहते हैं, पूर्वा पवन भी कहते हैं। प्रश्न आएगा आपके सामने, सेकंड ग्रेड में पिछली बार आया था कि व्यापारिक पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। व्यापारिक पवन की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से विश्वतीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, तो व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड, वाणिज्यिक पवन या पूर्वा पवन कहते हैं। एक पवन आपके बिल्कुल स्पष्ट हुई होगी, कोई आपके मन में डाउट नहीं रहा होगा। अब हम दूसरी पवन की बात करते हैं। दूसरी पवन की जब हमने बात की तो आपको पता है, यहां आ जाओ अब आप, कि ये उच्च दाब है और ये निम्न दाब है। उत्तरी गोलार्ध में आ जाओ, यहां आपके हाई प्रेशर और ये आपका लो प्रेशर, तो पवन को अब ऐसे जाना है। उत्तरी गोलार्ध में ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर, तो पवन को, अगर पृथ्वी स्थिर होती तो पवन ऐसे जाती, लेकिन चूंकि घूम रही है तो विक्षेप आएगा। आ जाओ फेरल के नियम के अनुसार। अब पवन चूंकि इस तरीके से ऊपर की ओर जा रही है, तो इस बार मेरा मुंह जो है, क्योंकि ऊपर की ओर पवन जा रही है, तो मैं ऐसे खड़ा होऊंगा। और आप सब जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने दाहिनी ओर मुड़ती है, तो इस स्थिति में पवन को मेरे इस हाथ की साइड मुड़ना है, दाहिनी यानी कि राइट साइड में मुड़ना है। और यदि इस पवन को मैं राइट साइड में मुड़ा देता हूं तो पवन बेटा ऐसे चलेगी। उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी यानी कि 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पवन इस तरीके से चलेगी। और ये पवन के चलने की दिशा अगर आपको देखनी है तो यहां पवन आपकी ये इस तरीके से चल रही है। यहां अगर मैं आपसे दिशा की बात करूं तो पवन आपके ऐसे जा रही है, और पवन ऐसे जा रही है तो पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो यहां आपके ये जो दिशा बनी, इस दिशा को हम क्या नाम देंगे, अगर आपसे पूछा जाए कभी, तो पवन की दिशा का नाम हो जाएगा बेटा दक्षिण पश्चिम से कहां जा रही है, उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली इस पवन को, जो कि 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच जाती है, इस पवन को कहा जाता है पछुआ पवन। वेरी इंपॉर्टेंट। 30 डिग्री से विषुवत रेखा की ओर जो पवन आ रही थी वो तो व्यापारिक पवन है, और 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर जो पवन जा रही है वो पछुआ पवन है, दिशा के आधार पे।
उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन की दिशा पूछेगा तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। अब आ जाओ आप दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर पवन चलेगी। अगर पृथ्वी स्थिर होती तो पवन ऐसे जाती है, लेकिन घूमने के कारण विक्षेप आया। अब पवन की दिशा में अपना मुंह करो, पवन नीचे की ओर जा रही है तो मेरा मुंह ऐसे होगा, और गोलार्ध दक्षिण है और दक्षिणी गोलार्ध में पवन को अपने लेफ्ट साइड में मुड़ना है, तो ये पवन मेरे इस हाथ की ओर मुड़ जाएगी। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा जो बनेगी ना बेटा, वो ये वाली बनेगी, पवन ऐसे चलेगी। इस तरीके से ये आपकी पवन चलेगी। अब ये जो पवन चली, इसकी दिशा आपसे पूछे तो मेरे हिसाब से आप बना दोगे, अब आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं कि इस पवन की दिशा क्या होगी। तो इस पवन की दिशा जो होगी ना बेटा, ये आपके उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है। तो 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच यहां चलने वाली पवन को भी हम पछुआ पवन कहते हैं। तो दोनों गोलार्धों में 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच जो पवनें चलती हैं वो पछुआ पवन कहलाती हैं। पछुआ पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होगी। अब आपकी एक लास्ट पवन और बच गई कि ये उच्च दाब है, ध्रुवीय उच्च दाब है, और ये निम्न दाब है। तो यहां पवन को ऐसे चलना है, लेकिन पवन सीधी ना चलकर विक्षेप उत्पन्न होगा, और ये पवन आपके इस तरीके से चलेगी, ऐसे चलेगी उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये उच्च दाब है और ये निम्न दाब है, तो पवन सीधी ना चलकर यहां पवन जो है इस तरीके से चलेगी। और ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली इन पवनों को तीसरी पवन के रूप में हम जानेंगे, और इन्हें कहा जाएगा ध्रुवीय पवन। इस तीसरी पवन का नाम आपको याद रखना है, ध्रुवीय पवन। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरुजी ने डायरेक्ट ध्रुवीय पवन बता दिया और इसकी दिशा नहीं बताई, तो तीसरी पवन की दिशा में कभी याद नहीं करवाता, एक शब्द याद करवाता हूं बस, कि दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय पवन की दिशा वही होती है जो व्यापारिक पवन की होती है। इस बात को याद करना है आपको, क्योंकि तीसरी बार दिशा में फंसोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों की दिशा याद की आपने, व्यापारिक पवन की और पछुआ पवन की, और ये जो ध्रुवीय पवन चल रही है इसकी दिशा आपको याद नहीं करनी, केवल ये सेंटेंस याद करना है कि दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा वही होती है जो व्यापारिक पवन की होती है। अर्थात मेरे से कोई पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा क्या होगी, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगी। दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन की दिशा क्या होगी, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होगी। यहां तक का मामला सभी विद्यार्थी का एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर बार आपसे ये स्थायी पवन से एक प्रश्न आपके आता ही आता है। एक बार देख लें इनको कि क्या क्या आपसे कह रहा है कि पवनें 3 प्रकार की थी आपकी, और इन तीनों प्रकार की पवनों में जो पहली पवन आपकी थी वो थी व्यापारिक पवन। कहाँ चलती है कभी पूछा जाए तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी जो कि 30 से 35 के बीच है, वहां से कहाँ आती है तो विषुवतीय निम्न दाब की पेटी की ओर आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसकी दिशा का। उत्तरी गोलार्ध में दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दोनों गोलार्धों की दिशा आपको याद होनी चाहिए। ये व्यापारिक पवनें 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण अधिक गर्म और शुष्क होती हैं। इन पवनों से प्राय वर्षा नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये महासागर पार करती हैं तो आर्द्रता से युक्त हो जाती हैं और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा कर सकती हैं। केवल ये पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि पूर्वी भाग से वर्षा करते हुए जब ये पश्चिमी भाग तक जाती हैं तो शुष्क हो जाती हैं, और पश्चिमी भाग में इनके मरुस्थलों का विकास हो जाता है। महासागरों के पूर्वी भाग में व्यापारिक पवनें ठंडी समुद्री धाराओं के संपर्क में आती हैं और प्राय वर्षा नहीं करती हैं। दोनों
भूमध्य रेखा के निकट दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं और घनघोर वर्षा करती है, जो कि संवहन वर्षा का क्षेत्र था आपके। ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, इनके बीच ITCZ का विकास हुआ और पूरे साल संवहनीय वर्षा हुई। तो ये सारी बातें तो बेटा आपको व्यापारिक पवन में, खासकर एक बात याद करनी है, दिशा। तो 30 डिग्री से विषुवत रेखा की ओर जो पवन चलती है उसे व्यापारिक पवन या पूर्वा पवन कहते हैं। दोनों गोलार्धों में दिशा याद की। 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में जो पवन चलती है उसे हमने पछुआ पवन कहा है। और पछुआ पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से शुरू करके उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अब एक बार दिमाग में विश्व का मानचित्र लाओ। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम है और खासकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बाद तो केवल महासागर का फैलाव है। तो ये जो पछुआ पवनें हैं इनका दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा अच्छे से विकास हुआ है और वहां बड़ी तेजी के साथ ये चलती है दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इनकी स्पीड बड़ी तेज होती है पछुआ पवनों की। तो यहां इनको 40 डिग्री अक्षांश के पास तो गरजती चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश के पास प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांश के पास चीखता साटा कहते हैं। तो कई बार आता है कि गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साटा किसके नाम है? तो दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों के नाम है। कहां चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सी पवन है? तो पछुआ पवन है। या ये भी पूछा जाता है कि गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साटा है क्या है? कोई तूफान है या पवन है? तो पवन के प्रकार हैं। गर्म पछुआ पवन और ध्रुवी ठंडी पवनों के मिलने से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और पछुआ पवनों से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। ये भी आपको याद करना था। और लास्ट मैंने आपको बताया था कि ध्रुवीय पवन जो है आपके ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी और दोनों गोलार्धों में इन पवनों की दिशा वही होगी जो व्यापारिक पवनों की होती है। तो ये 3 स्थायी पवन आपको पढ़नी थी, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। किसी प्रकार का कोई डाउट दिशा के संदर्भ में या किसी अन्य मामले में रह गया हो आपके तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, उसको और अच्छे से स्पष्ट कर दिया जाएगा। इन तीनों पवनों के अलावा एक विद्वान हुआ है जिसका नाम है फ्लोन। फ्लोन ये कहता है कि जो आपकी विश्वतीय निम्नदाब की पेटी थी, इस विश्वतीय निम्नदाब की पेटी को तो वैसे तो हम क्या कहते हैं बेटा? शांत पेटी कहते हैं या डोलड्रम पेटी कहते हैं, अर्थात यह हवा क्षैतिज रूप से नहीं चलती है। लेकिन फ्लोन कहता है कि इस विश्वतीय पेटी में मंद गति से पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ पवनें चलती हैं जिन्हें विश्वतीय पछुआ पवन कहते हैं। विश्वत रेखीय पेटी में ये चलती हैं। तो विश्वतीय पछुआ पवन का विकास जो किया है, नाम जो दिया है, वो किस विद्वान के द्वारा? फ्लोन के द्वारा दिया गया है। और ये ITCZ के बीच में चलती हैं। तो ये थी बेटा आपकी स्थायी पवन। सामयिक और मौसमी पवनों की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।